सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ABST गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज अपन एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ये दो चैप्टर्स का एक ग्रुप है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इन दोनों चैप्टर में से मिलाकर 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से आ जाए, चाहे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से आ जाए। इसके अलावा एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार 10 नंबर का क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा और आ जाता है। तो 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि यदि आपको ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर समझ में आएगा तो आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाले चैप्टर के अंदर भी कई बार क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। तो अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर समझ में आएगा तो आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर भी समझ में आएगा, वरना वैल्यूएशन ऑफ शेयर के चैप्टर में दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए बड़े गौर से अब इसको समझते जाइए, आप वीडियो लेक्चर सुनते जाइए, समझते जाइए, आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मूल्यांकन अपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि गुडविल होती क्या है, गुडविल कहते किसे हैं। तो देखिए, नए व्यवसाय के अंदर ग्राहकों की संख्या पुराने व्यवसाय की तुलना में हमेशा कम होती है, और एक नया व्यवसायी अपने अच्छे स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपनी ईमानदारी से स्थायी ग्राहक बना लेता है, और धीरे धीरे प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने का परिणाम क्या होगा, लाभों में वृद्धि होगी। तो ये सारे का सारा काम उसके अच्छे व्यवहार की वजह से, उसके अच्छे नाम की वजह से ही संभव हो पाता है। तो यदि कोई संस्था प्रॉफिट में है, लाभदायकता की स्थिति में है, तो इसका मतलब ख्याति एक बड़ी इम्पोर्टेंट संपत्ति होती है, असेट होती है। तो ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा का मूल्य होता है, जिसे बिना किसी विशेष प्रयास के लाभों को कमाने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। और विभिन्न विद्वानों ने इसकी अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी है। जैसे प्रोफेसर डिक्सी ने कहा है कि जब एक व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ राशि देता है तो वह राशि इसलिए देता है कि ऐसा करने से वह इतनी अधिक आय प्राप्त कर सकेगा जितनी कि वह बिना इसके प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही मॉरिशे ने कहा है कि ख्याति एक संस्था के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। जॉनसन ने कहा है कि ख्याति एक संपत्ति या व्यवसाय का वह अमूर्त भाग है जिसकी उत्पत्ति ऐसी संपत्तियों या व्यवसाय से परोक्ष रूप से संबंधित घटकों के कारण उत्पन्न नहीं होती है। उदाहरणतः ख्याति की उत्पत्ति व्यवसाय की उत्तम प्रतिष्ठा के कारण या सामान्य लाभ से अधिक लाभार्जन क्षमता के कारण हो सकती है। इसी प्रकार से स्पाइसर एवं पैगलर ने इसकी एक परिभाषा दी है कि ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उसे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की अपेक्षा अधिक लाभ कमाता है। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है। यहाँ पर मैंने आपके नोट्स के अंतर्गत एक सर्वमान्य परिभाषा या एक सामान्य रूप से जो इसके मुख्य करैक्टरिस्टिक्स हैं वो शामिल करते हुए इसकी एक विशेषताएं लिख दी हैं। इसको गौर से समझनी है आपको। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है ख्याति, इनटेंजिबल असेट है। यानी ख्याति को आप स्थायी संपत्ति या दृश्य संपत्ति के रूप में नहीं मान सकते, अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। इसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमा सकता है। जितना नॉर्मल प्रॉफिट कोई व्यक्ति कमाता है, और एक व्यक्ति जिसकी गुडविल है बिजनेस के अंदर, तो वो गुडविल वाला व्यक्ति सामान्य लाभों की अपेक्षा कुछ अधिक लाभ कमाएगा निश्चित रूप से। अतः ख्याति से तात्पर्य उस लाभ के वर्तमान मूल्य से है जिसे भविष्य में उसी प्रकार के व्यवसाय के सामान्य लाभ के अतिरिक्त कमाए जाने की संभावना है। और ख्याति का संबंध व्यवसाय द्वारा अर्जित अधिलाभों से है। अधिलाभों का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। इसको कैसे कर निकालते हैं, क्या करते हैं, ये अपन सारी चर्चा अब इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, ख्याति जो होती है वो एक अमूर्त संपत्ति होती है। इसको व्यवसाय की संपत्ति पक्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है, और इसको प्रभावित करने वाले अनेक सारे घटक हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं वो एक बार समझ लीजिए। व्यवसाय की प्रकृति,
व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखिए, बिजनेस की नेचर के हिसाब से भी कई बार गुडविल का जन्म होता है या गुडविल को प्रभावित करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यापार करता है जो दैनिक उपयोग में कार्य आती है, नित्य उपयोग में कार्य आती है, तो उस व्यवसाय की गुडविल अधिक होगी। कंपैरिजन करें अपन दूसरे व्यवसाय से जिसकी वस्तु की मांग फैशन के हिसाब से या ग्राहकों की रुचि के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, तो ग्राहकों की मांग बार बार परिवर्तित होती है फैशन के हिसाब से, रुचि के हिसाब से, तो उस व्यवसाय की गुडविल उस व्यवसाय की तुलना में कम होगी जिसमें व्यवसाय नित्य डेली यूजेस की वस्तुओं का जो व्यवसाय करता है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू फैशन या रुचि के हिसाब से मांग बदलने वाले व्यवसाय की तुलना में। तो व्यवसाय की प्रकृति एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है गुडविल का निर्धारण करने में। इसी तरीके से व्यवसाय की अनुकूल स्थितियाँ, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। देखिए, कई निश्चित शहर होते हैं जहाँ पर किसी वस्तु की ज़्यादा मांग होती है या ज़्यादा व्यवसाय होता है, और इन शहरों के अंतर्गत भी कई निश्चित स्थान होते हैं जो किसी विशिष्ट व्यवसाय या उद्योग के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। जैसे जयपुर का जोरी बाज़ार में स्टोन्स का काम होता है, एक पर्टिकुलर जगह है। इसी तरीके से हर शहर के अंदर कुछ निश्चित स्थान होते हैं, कुछ निश्चित ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर निश्चित वस्तुओं का व्यवसाय होता है, और वो जगह या वो स्थान या वो शहर उन वस्तुओं के व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। तो यदि व्यवसाय इन शहरों या स्थानों पर स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर अधिक लाभ होगा, परिणाम स्वरूप उनकी ख्याति भी अधिक होगी। इसी तरीके से एक तत्व है टाइम फैक्टर, समय घटक। तो देखिए, जितना पुराना व्यवसाय होगा उतना ही वह ग्राहकों के द्वारा अधिक जाना जाएगा और ख्याति का मूल्य नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक होगा। तो समय घटक भी गुडविल को निर्धारण करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा करता है। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। तो कभी कभी किसी विशिष्ट व्यवसाय के प्रति सरकार की नीतियाँ बड़ी अनुकूल होती हैं, फेवरेबल होती हैं, और कभी कभी किसी व्यवसाय के प्रति सरकार की नीतियाँ एडवर्स होती हैं, प्रतिकूल होती हैं। तो यदि अनुकूल नीतियाँ हैं किसी व्यवसाय के प्रति, टैक्स की रेट उनके लिए अनुकूल है उस व्यवसाय के प्रति, या अन्य कई प्रकार की पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जो उस व्यवसाय के प्रति अनुकूल है, तो उस व्यवसाय की गुडविल अधिक होगी। तो सरकारी नीतियां भी गुडविल को निर्धारण करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। इसी तरीके से विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। तो देखिए, आधुनिक युग तो विज्ञापन का युग है। एक आकर्षक और प्रभावशाली विज्ञापन उपभोक्ता के मस्तिष्क को परिवर्तित कर देता है। अपन देखते ही हैं टीवी के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस प्रकार एक प्रभावशाली विज्ञापन यानी बड़ा इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एक प्रभावशाली विज्ञापन अभियान एक व्यवसाय को स्थापित करने में और इसके लाभों को बढ़ाने के अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा करता है। इसीलिए विज्ञापन को भी ख्याति के निर्धारण में एक इम्पॉर्टेंट घटक माना है। इसी तरीके से है पेटेंट और ट्रेडमार्क। यदि किसी संस्था ने अपने उत्पादों के लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क से अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है तो वह संस्था निश्चित रूप से अधिलाभ अर्जित करेगी, सुपर प्रॉफिट अर्जित करेगी, सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमाएगी, और ऐसी परिस्थिति में उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा। तो पेटेंट और ट्रेडमार्क यदि प्रचलित हो चुके हैं, प्रतिष्ठित हो चुके हैं और उन्होंने व्यवसाय में अपना एक साख स्थापित कर ली है, तो उस व्यवसाय की गुडविल निश्चित रूप से अन्य व्यवसाय की तुलना में अधिक होगी। तो पेटेंट और ट्रेडमार्क भी ख्याति को प्रभावित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी तरीके से पूंजी की आवश्यकता। जिस व्यवसाय में पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी उस व्यवसाय में क्रेता कम होंगे, अतः उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य भी कम होगा। और जिन व्यवसायों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है उन व्यवसायों के क्रेता अधिक होते हैं, तो प्रतिस्पर्धा के कारण ख्याति का मूल्य भी अधिक होता है। इसी तरीके से योग्य और कुशल प्रबंध, एबल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। यदि संस्था का प्रबंध योग्य और कुशल व्यक्तियों के हाथों में है और वो सक्षम हैं उस व्यवसाय को चलाने के लिए, तो वो लाभों को बढ़ाने में सहायक होता है और ख्याति के मूल्य में भी वृद्धि करता है। इसी तरीके से एक अंतिम फैक्टर अपन समझते हैं व्यवसाय की योग्यताएं, एबिलिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन। यदि व्यवसायी स्वयं ईमानदार है, लगनशील है, समाज में सम्मानित है, हंसमुख है, उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है, तो ग्राहकों की सेवा में तत्पर रहता है,
तो उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य निश्चित रूप से अधिक होगा। ये स्वयं अर्जित की गई ख्याति मानी जाएगी अपने स्वभाव के कारण। तो इस प्रकार से ये थ्योरेटिकल चीज़ें मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल बातें समझनी भी आपको ज़रूरी है कि ख्याति को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने आपको 8-9 तत्व बताए, फैक्टर्स बताए जो गुडविल को प्रभावित करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देखो, गुडविल 2 प्रकार की होती है अकाउंटिंग के हिसाब से। अब बात करनी चालू करते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ गुडविल्स में 2 प्रकार की गुडविल मानी है अपन ने। एक तो क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति का मतलब जो गुडविल आपने किसी से बिजनेस क्रय किया तो साथ में आपने उसकी गुडविल को भी परचेज कर लिया, तो उसको अपन मानते हैं क्रय की गई ख्याति। तो इस क्रय की गई ख्याति को बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में अदृश्य संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और उचित आधार पर अपलिखित किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में केवल उसी ख्याति को दिखाया जाता है जो अपन ने क्रय की गई है। अगर आपने स्वयं ने कोई गुडविल अर्जित कर ली व्यवसाय के अंदर, उस गुडविल को बिजनेस के संपत्ति पक्ष में नहीं दिखाया जाता। ये बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना दिमाग में कि अकाउंटिंग के हिसाब से कौन सी गुडविल को बिजनेस बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। उस गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है जो गुडविल हमने क्रय कर ली है, और उस गुडविल को धीरे धीरे करके अपलिखित कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। हमेशा के लिए गुडविल को नहीं दिखाया जाता बैलेंस शीट के अंदर। जो गुडविल आपने क्रय की है उसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे और धीरे धीरे करके उसको क्या करोगे आप, रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ से रिटर्न ऑफ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिख के रिटर्न ऑफ कर देंगे। और दूसरे प्रकार की गुडविल ये होती है जो आंतरिक रूप से या बिना क्रय की गई गुडविल। ये वो गुडविल है जिसको अपन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट में खाली कौन सी गुडविल दिखाते हैं, ये वाली गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, क्रय की गई ख्याति। तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है और इसको अपलिखित भी नहीं किया जाता है। जब बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे तो अपलिखित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। अब एक मुख्य प्रश्न ये उत्पन्न होता है यहाँ पर कि गुडविल की बात हमें समझ में आ गई, गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व भी समझ में आ गए, गुडविल 2 प्रकार की होती है ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब ये समझ में नहीं आ रही बात कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, गुडविल का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कब पड़ती है गुडविल का वैल्यूएशन करने की ज़रूरत। क्योंकि गुडविल को अपन कब दिखाते हैं बैलेंस शीट में, जब अपन ने खरीदी है गुडविल। क्रय की गई ख्याति को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में। तो गुडविल को वैल्यूएशन की आवश्यकता कब पड़ती है। तो देखिए, ये एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए। कई बार थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस चैप्टर में से, इसलिए ये थोड़े से पॉइंट आपको समझने ज़रूरी है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, यदि कोई एकाकी व्यापारी है तो जब वो अपना व्यापार विक्रय कर रहा है तो वो अपनी विक्रय करेगा तो गुडविल की राशि भी वसूल करेगा, तो उसको गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता होगी। या जब वो किसी अपने एकाकी व्यापार को साझेदारी के अंदर परिवर्तित कर रहा है, नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है उसके व्यवसाय में, तो वो नए साझेदार से पूंजी के अलावा, आपने गुडविल का चैप्टर देखिए पहले पढ़ रखा है, 12th के अंदर पढ़ा होगा, उसके बाद भी कभी आपने ज़रूर पढ़ा होगा पार्टनरशिप का चैप्टर। तो पार्टनरशिप के अंदर अपन क्या करते हैं, जब पार्टनर का प्रवेश होता है पार्टनरशिप फर्म में तो अपन उससे 2 चीज़ें लेते हैं। एक तो उससे लेते हैं कैपिटल, पूंजी की राशि, दूसरी अपन उससे लेते हैं गुडविल की राशि। क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने जो गुडविल बनाई है उस गुडविल के अंदर भी वो उसका हिस्सा हो जाता है, इसलिए उससे गुडविल की राशि भी ली जाती है और पूंजी के रूप में भी कुछ राशि ली जाती है। तो जब एकाकी व्यापारी अपने व्यापार को बेचेगा तो गुडविल का मूल्यांकन करेगा। जब एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय में नए साझेदार का प्रवेश देगा तो भी वो गुडविल की वैल्यूएशन करेगा। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में गुडविल की आवश्यकता, गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है। तो साझेदारी फर्म के अंदर देखिए वही बात, जब साझेदार का लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तन हो रहा हो, जब नया साझेदार शामिल हो रहा हो, जब कोई साझेदार रिटायर हो रहा हो या उसकी मृत्यु हो जाए। तो देखिए, जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त होगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी कैपिटल का हिस्सा उसको दे दिया जाएगा और साझेदारी फर्म की गुडविल में उसका जो हिस्सा होगा वो भी उसको दिया जाएगा। तो उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। जब साझेदारी फर्म अपना व्यवसाय का विक्रय करेगी तो भी गुडविल की आवश्यकता महसूस होगी वैल्यूएशन करने की।
जब एक साझेदारी फर्म दूसरी साझेदारी फर्म के साथ में एकीकरण करेगी तो भी गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता होगी। और जब साझेदारी फर्म अपना व्यवसाय को किसके रूप में परिवर्तित कर रही है, कंपनी के रूप में परिवर्तित कर रही है, तो भी उसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से कंपनी को भी अपनी गुडविल की आवश्यकता महसूस होती है वैल्यूएशन करने की। तो अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कंपनी कब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करती है, कि आपके कंपनी का क्वेश्चन भी आता है। अभी तक आपने कंपनी के क्वेश्चंस, कंपनी की दशा में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, कंपनी की दशा में जब कंपनी का व्यवसाय किसी अन्य कंपनी को विक्रय करना हो तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब कंपनी का एकीकरण किसी दूसरी कंपनी के साथ हो रहा हो तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किया जाना हो, तो ये मैंने आपको अभी पॉइंट बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आनी ज़रूरी है। तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आ गया, जब कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किया जा रहा हो तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। तो अगर आपके वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का अगला चैप्टर आएगा, उस अगले चैप्टर में भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता पड़ेगी। जब कंपनी का व्यवसाय सरकार द्वारा अधिकृत किया जा रहा हो तो कंपनी क्या करेगी, सरकार से गुडविल की राशि लेगी, तो उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता पड़ेगी। और जब कंपनी द्वारा ख्याति का उचित मूल्य पुस्तकों में लाया जाना निश्चित किया गया हो तब भी उसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन ने देखा कि गुडविल का अर्थ क्या है, गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, गुडविल के टाइप्स कौन से हैं, और गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता कब पड़ती है। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते कैसे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।